एक छोटा बच्चा एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है, तभी अचानक उसकी कुर्सी हवा में उड़ने लगती है। उसकी माँ तुरंत अपने पैर से कुर्सी को जमीन पर संभाल लेती है। उस बच्चे का नाम बोंग सूक है और उसमें उड़ने की ताकत है, क्योंकि जब भी वो भावुक होता है उसके शरीर का वजन कम हो जाता है। लेकिन उसकी माँ मिस लियन उसके इस राज को दुनिया से छुपा रही होती है। वो अपने बेटे को लेकर एक बहुत दूर जगह चली जाती है। वहाँ वो एक बहुत बड़ा खाली घर भारी रकम देकर किराए पर लेती है और मालिक से कहती है कि वो 3 साल तक वापस ना आए। वो अपने बेटे के साथ अकेले रहना चाहती है। वहाँ वो अपने बेटे को जमीन पर टिके रहने की प्रैक्टिस करवाती है। कुछ साल बाद वे लोग एक नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं और एक नया रेस्टोरेंट खुलते हैं। बोंग सूक को दूसरे बच्चों के साथ खेलने बाहर जाने की इजाजत नहीं होती, लेकिन वो हमेशा इसके लिए तरसता रहता है। एक दिन वो मैदान में जाता है और देखता है कि एक लड़का ऊंचे लोहे के फ्रेम से कूद रहा है। सब लोग उसे उसके करतब के लिए चीयर कर रहे होते हैं। बोंग सूक भी उस ऊंचे फ्रेम पर चढ़ जाता है और वहां से कूद जाता है। वो हवा में उड़ने लगता है और नीचे खड़े सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। तभी एक अजीब सा बूढ़ा आदमी काली कार में बैठा ये सब देख रहा होता है। अगले दिन स्कूल की टीचर मिस लियन से शिकायत करती है कि एक बच्चा उसी ऊंचाई से कूदने की कोशिश कर बैठा जहां से बोंग सूक ने छलांग लगाई थी और वो बुरी तरह घायल हो गया। इस पर मिस लियन अपने बेटे को सबके सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए डांटती है। वो उसे समझाती है कि असली हीरो वही होता है जो दूसरों की भावनाओं को समझे और उनका ख्याल रखे। रात को बोंग सूक काफी उदास होता है। वो छत पर खड़ा होकर बारिश में रो रहा होता है। अचानक वो ज्यादा भावुक हो जाता है और हवा में उठने लगता है। किस्मत से वो पास में पड़ी एक रस्सी पकड़ लेता है और उसकी माँ समय पर आकर उसे बचा लेती है। कई साल बाद बोंग सूक अपने बिस्तर पर इसी सब का सपना देखकर जागता है। उसकी माँ उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है, इसलिए वो बहुत खाता है और भारी हो जाता है। मिस लियन उसके बैग में भी भारी वजन डाल देती है ताकि वो जमीन पर टिका रहे। इसके बाद बोंग सूक स्कूल के लिए निकलता है। वो बस में बैठता है और बाहर देखता है कि एक लड़की बस पकड़ने के लिए दौड़ रही है। बोंग सूक उस लड़की की तरफ आकर्षित हो जाता है। उस लड़की का नाम ह्यू जेन है। वो एक गरीब परिवार से है और उसके पास बस का किराया देने के लिए कार्ड में पैसे भी नहीं होते। बोंग सूक उसका किराया भी खुद ही चुका देता है। बस में ह्यू के पास आते ही बोंग सूक भावुक हो जाता है और उसके पैर जमीन से ऊपर उठने लगते हैं। लेकिन वो अपनी आंखें बंद करके पाई के अंक याद करने लगता है ताकि उसका ध्यान दूसरी तरफ रहे। स्कूल पहुंचकर वो बहुत सारा पानी पीता है ताकि उसका वजन बढ़ जाए, क्योंकि अब ह्यू उसकी क्लासमेट बनने वाली होती है। पहले माँ का दिया वजन उसे संभालने के लिए काफी होता था, लेकिन अब ह्यू की वजह से उसकी भावनाएं और बढ़ जाती हैं, इसलिए उसे ज्यादा वजन की जरूरत पड़ती है। ह्यू दूसरी स्कूल से ट्रांसफर होकर आई होती है, इसलिए उसकी यूनिफॉर्म अलग होती है। वो क्लास में अपना परिचय देती है और बोंग सूक के पास बैठ जाती है, जिससे वो फिर से ध्यान खो देता है और दोबारा पाई की अंक याद करने लगता है। बाद में क्लास टीचर मिस्टर चोए ह्यू को मेजर करने की सलाह देते हैं, क्योंकि वो फिट है और फिजिकल टेस्ट में अच्छा कर सकती है। मिस्टर चोए क्लास प्रेसिडेंट गैंग हुन को बुलाकर कहते हैं कि वो ह्यू को जिम दिखाएं। गैंग हुन उसे जिम ले जाता है और वहां छोड़ देता है। फिर गैंग हुन मिस्टर चोए के पास वापस जाकर कहता है कि ह्यू को बाकी बच्चों की तरह दूसरे विषय भी पढ़ने दिए जाएं। लेकिन मिस्टर चोए कहते हैं कि उन्हें पता है ह्यू के लिए क्या बेहतर है। ह्यू के पिता बहुत गरीब हैं और नई यूनिफॉर्म भी नहीं खरीद सकते, इसलिए वो दूसरे कोर्स की फीस भी नहीं भर सकते। इसी वजह से मिस्टर चोए चाहते हैं कि ह्यू स्पोर्ट्स में अच्छा करे और स्कॉलरशिप से एडमिशन ले। अगले दिन जब बोंग सूक स्कूल जा रहा होता है तो तेज बारिश हो रही होती है। बस से वो देखता है कि ह्यू फिर से रेनकोट पहनकर स्कूल की तरफ दौड़ रही है। दोनों आज देर से पहुंचते हैं। गेट के पास ह्यू अनजाने में बोंग सूक को धक्का दे देती है, जिससे वो उड़कर गिर जाता है और उसका घुटना घायल हो जाता है। टीचर उन्हें गेट से अंदर जाने की इजाजत इस शर्त पर देती है कि वो क्लास के बाद बाथरूम साफ करेंगे। दोनों मान जाते हैं। क्लास में ह्यू को लगता है कि उससे बदबू आ रही है, तो वो बोंग सूक से एक्स्ट्रा शर्ट मांगती है। बोंग सूक अपनी शर्ट दे देता है। ह्यू बाथरूम में कपड़े बदलने जाती है। गैंग हुन चुपचाप उसे जाते हुए देख रहा होता है। तभी दूसरा लड़का बांग किसू भी उसे घूर रहा होता है, तो गैंग हुन उसे रोकता है। इससे किसू गुस्सा हो जाता है और गैंग हुन को लड़ाई की चुनौती देता है। दोनों स्कूल के पीछे जंगल में लड़ने जाते हैं। देखने में शांत लगने वाला गैंग हुन बहुत ताकतवर निकलता है और वो किसू को जल्दी हरा देता है और उसके पास भी खास ताकत है। वो घायल किसू को वापस जंगल की तरफ ले जाता है। क्लास में मिस्टर चोए पढ़ा रहे होते हैं और अंत में गैंग हुन को अपने ऑफिस बुलाते हैं। उधर बोंग सूक और ह्यू एक साथ लंच करने जाते हैं। रास्ते में बोंग सूक घायल किसू को देखता है और उसे पूछना चाहता है कि क्या हुआ, लेकिन ह्यू उसे रोक लेती है। बाद में दोनों स्कूल लौटते हैं क्योंकि उन्हें बाथरूम साफ करना होता है। रास्ते में ह्यू बोंग सूक से उसका राज जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो टाल देता है। बाथरूम साफ करते वक्त ह्यू बोंग सूक के घाव पर लगाने के लिए मरहम लाती है। जैसे ही वो उसके हाथ को छूती है, बोंग सूक की भावनाएं और बढ़ जाती हैं। वो ध्यान हटाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को काबू नहीं कर पाता। तभी ह्यू वहां से चली जाती है और बोंग सूक हवा में उठने लगता है।
रेस्टोरेंट में मिस लियन बहुत बिजी रहती हैं क्योंकि वहाँ बहुत ग्राहक आते हैं। दूसरी तरफ ह्यू के पिता जुआन का बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा होता है। उसके पास कोई ग्राहक नहीं होता और कोई डिलीवरी कॉल भी नहीं होती। दिन के आखिर में जब कुछ नहीं बिकता तो वो सारे चिकन लेग खुद ही खा लेता है ताकि ह्यू को लगे कि दिन अच्छा गया। ह्यू अपने पिता की हालत समझती है और कहती है कि वो स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन लेने की तैयारी कर रही है ताकि उसके पिता को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसी बीच फ्रैंक नाम का एक आदमी एयरपोर्ट पर उतरता है। उसके लिए एक डिलीवरी वैन तैयार होती है। वो कपड़े बदलता है और ट्रक में रखी एक फाइल देखता है जिसमें उसके टारगेट्स की लिस्ट होती है जिन्हें उसे मारना है। वो पहले टारगेट के पास जाता है और उससे लड़ता है। फ्रैंक के पास खास ताकत है, वो हर चोट के बाद जल्दी ठीक हो जाता है। उसका पहला टारगेट जुनिन नाम का बूढ़ा आदमी होता है जो बहुत ताकतवर होता है। दोनों में भयानक लड़ाई होती है लेकिन आखिर में फ्रैंक जीत जाता है और जुनिन को ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। मिस लियन जुनिन की मौत की खबर देखती है क्योंकि ये हत्या बहुत अजीब होती है। वो बाहर खड़ी डिलीवरी वैन को देखती है और अपने हथियार निकालकर साफ करने लगती है जैसे किसी आने वाली जंग की तैयारी कर रही हो। जब मिस लियन क्राइम सीन पर जाती है तो वहाँ एक और डिलीवरी लड़का मिलता है जो असल में ह्यू का पिता जुआन होता है। फ्रैंक अपने अगले टारगेट के पास जाता है जो एक बूढ़ा आदमी होता है जो बिजली को कंट्रोल कर सकता है। फ्रैंक बिजली बंद कर देता है ताकि उसे परेशानी हो। बूढ़ा आदमी बैटरी से बिजली लेकर लड़ता है लेकिन जैसे ही बैटरी खत्म होती है फ्रैंक उसे मार देता है और उसकी लाइब्रेरी में आग लगा देता है। वहां उसे उस बूढ़े आदमी के बेटे की तस्वीर मिलती है लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। रात को फ्रैंक उस स्कूल की निगरानी करता है जहां उस बूढ़े आदमी का बेटा पढ़ा था, लेकिन वहां का गार्ड उसे भगा देता है और किसी को फोन करके उस अजीब आदमी की जानकारी दे देता है। सुबह गार्ड स्कूल के गेट पर कैमरा लगवा देता है। इधर बोंग सूक देखता है कि आज उसका बस ड्राइवर बदला हुआ है, फिर भी वो बस में बैठ जाता है। वो फिर देखता है कि ह्यूई स्कूल की तरफ दौड़ रही है। स्कूल के बाद ह्यूई ग्राउंड में दौड़ की प्रैक्टिस कर रही होती है लेकिन सारी लाइट्स बंद होती हैं। बोंग सूक जाकर स्कूल की सारी लाइट्स चालू कर देता है ताकि ह्यूई की मदद हो सके। बाद में मिस्टर चॉय उसे ऊंचाई से कूदना और दूर तक गेंद फेंकना सिखाते हैं। ट्रेनिंग की वजह से ह्यूई मेस में देर से पहुंचती है और खाना खत्म हो जाता है तो बोंग सूक अपना खाना उसे दे देता है। बाद में मिस्टर चॉय गैंग हुन को जिम के पंखे चालू करने की चाबी देते हैं ताकि ह्यूई को गर्मी न लगे। गैंग हुन पंखे चालू करता है और देर तक ह्यूई को देखता रहता है। तभी बोंग सूक भी वहां पहुंच जाता है और ह्यूई को हाई जंप की प्रैक्टिस करते देखता है। अचानक ह्यूई फिसलकर गिर जाती है। उसे गिरते देख बोंग सूक उसे बचाने के लिए उड़कर जाता है लेकिन वो भी जमीन पर गिर पड़ता है। गैंग हुन की पूरा सीन देख रहा होता है और अब उसे बोंग सूक का राज भी पता चल जाता है। अच्छी बात यह है कि ह्यूई बिल्कुल सुरक्षित रहती है। इसके बाद ह्यूई बोंग सूक से अपनी प्रैक्टिस में मदद करने को कहती है क्योंकि बोंग सूक काफी भारी है और वो क्रंचेस करते समय उसे सहारा दे सकता है। लेकिन जिस लड़की को वो पसंद करता है उसे छूते ही बोंग सूक अपने जज्बातों पर काबू खो देता है और फिर से उड़ने लगता है। वो अपने दिमाग को पाई की वैल्यू पर फोकस करने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है और ह्यूई को अपने बिल्कुल पास देखता है वो फिर हवा में उठने लगता है और बहुत दूर जाकर गिर जाता है। ह्यूई उसे उठाने जाती है तभी सफाई करने वाली आंटी जिम में आ जाती हैं, इसलिए ह्यूई और बोंग सूक वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर गैंग हुन दोनों पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो खुद ह्यूई के साथ रहना चाहता है और अपनी खास ताकत दिखाना चाहता है। वो ऊंची छलांग लगाता है और दीवार पर जोर से मुक्का मारता है। अगले दिन ह्यूई बोंग सूक के बारे में बहुत ज्यादा उत्सुक होती है। वो जानना चाहती है कि वो हवा में कैसे उड़ सकता है। वो उससे इसका राज पूछने की कोशिश करती है लेकिन बोंग सूक हर बार सवालों से बचता रहता है। फिर ह्यूई बोंग सूक को जिम में अपने जूते लाने भेज देती है और खुद चुपचाप उसका पीछा करती है। जूते लाने के बाद दोनों सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। बोंग सूक अपना बैग एक तरफ रखकर उसमें कुछ देखने लगता है। तभी ह्यूई उसके घायल घुटने को छूकर उस पर पट्टी लगाने लगती है। इससे बोंग सूक की भावनाएं भड़क उठती हैं और क्योंकि उसने अपना भारी बैग नहीं पहना होता वो फिर से हवा में उड़ने लगता है। ह्यूई उसे नीचे उतारने में मदद करती है और फिर उसका बैग उसके कंधों पर डाल देती है। वो बोंग सूक को शांत करने के लिए उसे गले लगाती है लेकिन इससे वो और ज्यादा उत्साहित हो जाता है। ये सब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है और गेट पर बैठा गार्ड ये सब देख रहा होता है। ह्यूई बोंग सूक को उसके घर तक छोड़ने आती है। जब जब बोंग सूक अपने जज्बातों की वजह से हवा में उठता है ह्यूई उसे वापस जमीन पर लाती रहती है। घर पहुंचने
पहुंचने पर मिस लियन ह्यूई का बहुत प्यार से स्वागत करती है। वो खुश होती है कि बोंग सूक की पहली बार कोई दोस्त बनी है और पहली बार उसका कोई दोस्त उनके घर आया है। मिस लियन दोनों के लिए खाना बनाती है। ह्यूई अपने पिता को फोन करके बताती है कि वो अपने दोस्त के घर कुछ देर रुकेगी, इसलिए देर हो जाएगी। उसी समय जुआन को पहली बार एक ऑर्डर मिलता है कि उसे बोंग सूक के घर के पास एक मोबाइल शॉप में खाना डिलीवर करना है। मिस लियन ह्यूई और बोंग सूक को बहुत सारा खाना खिलाती है। बोंग सूक बताता है कि उसकी माँ हमेशा उसे बहुत ज्यादा खाना देती है, इसलिए उसका वजन बढ़ रहा है। फिर वो ह्यूई को अपना कमरा दिखाता है। उसका पूरा कमरा फोम से ढका हुआ होता है ताकि उसके अचानक हवा में उड़ने से उसे चोट न लगे। उसकी माँ ने बचपन से ही उसका बहुत ख्याल रखा है और उसका कमरा अच्छे से संभाल कर रखा है। अब ह्यूई को पता चल जाता है कि बोंग सूक को उससे प्यार है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसे छेड़ती है। बोंग सूक अपनी भावनाओं के उफान से छत से टकरा जाता है। फिर ह्यूई उसे एक भारी वजन देती है ताकि वो बिस्तर पर बैठ सके और बताती है कि उसे भी उससे प्यार है। मिस लियन अपनी खास सेंस से समझ जाती है कि उनका बेटा और ह्यूई एक दूसरे के करीब हैं, इसलिए वो उन्हें परेशान नहीं करती और बोंग सूक से कहती हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ आए। जब बोंग सूक जल्दी वापस आ जाता है तो मिस लियन उसे कहती हैं कि कम से कम ह्यूई को बस स्टॉप तक छोड़ आए, क्योंकि वो अकेले जा रही है और लड़की है। बोंग सूक जल्दी से रेनकोट पहनता है और ह्यूई के पीछे दौड़ता है। उसे ह्यूई को ढूंढने के लिए अपना वजन हल्का करना पड़ता है ताकि वो उड़ सके। आखिरकार वो ह्यूई तक पहुंच जाता है और उसे ठीक से बस स्टॉप तक छोड़ देता है। इधर फ्रैंक अपने अगले शिकार के पास पहुंच चुका होता है। इस बार वो एक बूढ़ी औरत होती है जो एक नाई है। फ्रैंक पहले बाल कटवाने का नाटक करता है और फिर उसके बच्चों के बारे में सवाल पूछता है। इससे बूढ़ी औरत को शक हो जाता है और वो फ्रैंक के सिर में 2 कैंचियां घोंप देती है, लेकिन फ्रैंक को जल्दी ठीक होने की ताकत होती है। वो बूढ़ी औरत भी खास इंसान होती है क्योंकि वो दीवारों और दरवाजों के पार देख सकती है। वो फ्रैंक को कड़ा मुकाबला देती है, लेकिन आखिर में फ्रैंक उसे मार देता है। वो फिर से उसके बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। तब फ्रैंक उसे मारते हुए कहता है कि वो उसके बच्चों को उसके जनाजे में ढूंढ लेगा। उसी समय जुआन उस इमारत में खाना डिलीवर करने आता है। वो फ्रैंक को रोककर मोबाइल शॉप का पता पूछता है। फ्रैंक उसे पता बता देता है और वहां से चला जाता है। जुआन दुकान पर खाना पहुंचा देता है, लेकिन वो कार्ड मशीन नहीं लाया होता, इसलिए वो दुकानदार से कहता है कि बाद में आकर पेमेंट कर देना। दुकानदार उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन जुआन कुछ नहीं बोलता। अगले दिन बोंग सूक फिर से स्कूल जाने के लिए निकलता है, जबकि उस दिन छुट्टी होती है। वो अपनी माँ से कहता है कि स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास है, लेकिन असल में वो ह्यूई की प्रैक्टिस में मदद करने जिम जा रहा होता है। दोनों जिम पहुंचते हैं और दीवार पर बने हाथ के निशान को देखकर हैरान हो जाते हैं। ह्यूई सोचती है कि ये बोंग सूक ने किया होगा क्योंकि वो उड़ सकता है, लेकिन बोंग सूक मना कर देता है। फिर बोंग सूक ह्यूई से पूछता है कि उसने उसका राज इतनी आसानी से कैसे स्वीकार कर लिया। ह्यूई कहती है कि उसके पास भी एक ऐसा राज है जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया। वो बोंग सूक से वादा करवाती है कि वो उसका राज किसी को नहीं बताएगा। फिर ह्यूई बोंग सूक से पूछती है कि उसे ये अजीब नहीं लगा कि वो उसके स्कूल के आखिर साल में ट्रांसफर होकर क्यों आई, क्योंकि इस साल में आमतौर पर कोई ट्रांसफर नहीं होता। बोंग सूक अंदाजा लगाता है कि शायद वो किसी झगड़े में फंस गई होगी। ह्यूई कहती है कि वो सही है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ह्यूई अपने पिता के साथ एक दूर दराज इलाके में रहती थी। उसकी माँ की एक हादसे में मौत हो चुकी थी। उसके पिता किसी खदान में काम करते थे। स्कूल में कुछ लड़कियां एक अमीर लड़की शिन हेवन को बहुत सताती थीं। उसकी चीजें छीन लेती थीं, उसका मजाक उड़ाती थीं। उसने टीचर से शिकायत की, लेकिन उन्होंने सिर्फ चेतावनी दी। इससे वो लड़कियां और भड़क गईं। एक दिन वो शिन हेवन को धमकाने के लिए चाकू तक दिखाती हैं। तभी एक छात्र उसके बचाव में खड़ा हो जाता है और उस लड़की के बॉयफ्रेंड से उसकी लड़ाई हो जाती है। गरीब छात्र को बहुत मारा जाता है और शिन हेवन पर पानी डालकर उसका फिर से मजाक उड़ाया जाता है। ह्यूई अब तक शांत थी, लेकिन अब वो पड़ी होती है और उन लड़कियों को लड़ाई के लिए बाहर बुलाती है। वो उन्हें बुरी तरह पीट देती है। वो लड़कियां उसे काटती हैं और चाकू से वार करती हैं, लेकिन ह्यूई के घाव तुरंत भर जाते हैं। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ह्यूई सबको जमीन पर गिरा देती है। अगले दिन जुआन को स्कूल बुलाया जाता है। ह्यू को स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं होते और टीचर्स मानते हैं कि उसी ने सबको मारा है। जुआन को सभी घायल छात्रों के इलाज का पैसा भरने के लिए अपना घर तक बेचना पड़ता है। अब उनके पास ज्यादा पैसे नहीं बचते। स्कूल के बाहर ह्यू अपने पिता से पूछती है कि उसे कभी चोट क्यों नहीं लगती और उसके घाव इतनी जल्दी क्यों भर जाते हैं। जुआन उसे बताता है कि वो एक खास बच्ची है और उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो ये सच जाने, इसलिए उसने उससे छुपाया।
वर्तमान में ह्यू ये सारी कहानी बोंगसुक को सुनाती है। वो उसी बूढ़े आदमी के कहने पर उसके स्कूल में आई थी जो बोंगसुक पर भी नजर लगता है। वही आदमी बोंगसुक के स्कूल का प्रिंसिपल होता है और उसका नाम जॉय रयोक है। वो ह्यू से कहता है कि वो उसके स्कूल से ग्रेजुएट कर सकती है। इसी वजह से ह्यू का ट्रांसफर बोंगसुक के स्कूल में हुआ। अगली सुबह जुआन फिर मोबाइल शॉप पर पेमेंट लेने जाता है। वो देखता है कि उस इमारत में पिछली रात एक हत्या हो चुकी है और वहाँ बड़े अधिकारी जांच कर रहे होते हैं, जिनमें नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के लोग भी होते हैं। श्री मिन की सेक्रेटरी उन्हें हाल ही में मरे कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताती है जिनके पास खास शक्तियां थी। श्री मिन उन सभी लोगों की शक्तियों के बारे में जानते थे और उनकी मौत से वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। उन्हें शक होता है कि इन सब के पीछे CIA का हाथ है। तभी प्रिंसिपल जॉय रयोक उनके ऑफिस में आते हैं और अपने मिशन की रिपोर्ट देते हैं। वो नेशनल टैलेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसमें वो खास ताकत वाले बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं। इसी वजह से उनके स्कूल में पहले भी कम से कम 3 ऐसे बच्चे देखे जा चुके हैं। तभी श्री मिन उन्हें बताते हैं कि उनके पुराने एजेंट्स को CIA निशाना बना रही है और मारे जा रहे हैं। जिन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है उनके बच्चे संभवतः जॉय रयोक के स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए श्री मिन उन्हें सावधान रहने को कहते हैं। अगले दिन फ्रैंक उस बूढ़ी महिला के अंतिम संस्कार में जाता है जो एक न्यायी थी। वो उसके असली बच्चे के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। वहीं उस इलेक्ट्रिक मैन का बेटा भी वहां मौजूद होता है जिसे फ्रैंक ने पहले मारा था। वो अपने पिता की मौत का शोक मना रहा होता है। उसका नाम चोआन है और उसके पास भी बिजली को कंट्रोल करने की ताकत है। इसी बीच फ्रैंक वहां से चला जाता है और अपनी वैन में बैठता है। फिर हमें चोआन की कहानी दिखाई जाती है। अब वो एक बस ड्राइवर है, लेकिन उसका बचपन बहुत मुश्किलों से भरा था। उसकी ताकत के संकेत उसे बचपन की क्लास में ही दिखने लगे थे। बाद में उसे जॉय रयोक के स्कूल में भेज दिया गया। वहाँ मिस्टर चॉय उसे स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन लेने के लिए ट्रेनिंग करने को कहते हैं। उसे इसमें कोई खास रुचि नहीं होती, फिर भी वो कड़ी मेहनत करता है। लेकिन ग्रेजुएशन के दिन मिस्टर चॉय उसे मास कम्युनिकेशन में मेजर करने की सलाह देते हैं। बाद में वो बच्चों के एक सुपर हीरो शो बनगन के ऑडिशन में पहुंचता है। वहां वो अपनी बिजली की ताकत दिखाकर सबको प्रभावित कर देता है और उसे बनगन का रोल मिल जाता है। वो बहुत जल्दी बच्चों के बीच फेमस हो जाता है, लेकिन एक दिन उसके हाथ का ग्लव फट जाता है और लाइव शो के दौरान गलती से जोरदार बिजली निकल जाती है। इससे सारे बच्चे डर जाते हैं और उसे शो छोड़ना पड़ता है। कुछ दिनों बाद चोआन के पिता उसे फिर से नौकरी के लिए अप्लाई करने को कहते हैं, लेकिन उसे हर जगह से रिजेक्शन मिलता है। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक बस ड्राइवर अपनी बस की मरी हुई बैटरी को लेकर परेशान है। चोआन अपने हाथों की बिजली से तुरंत बस की बैटरी चार्ज कर देता है। बस ड्राइवर बहुत खुश हो जाता है और क्योंकि वो बस का मालिक होता है, वो चोआन को नौकरी दे देता है। तब से वो वही बस चलाने लगता है और रोज सुबह स्कूल जाते वक्त उसकी मुलाकात बोंगसुक से होती है। मौजूदा समय में चोआन अपने पिता के कातिल से बहुत नाराज है और बदला लेना चाहता है। उसका बॉस उसे कुछ दिन की छुट्टी लेने को कहता है, लेकिन चोआन खुद को व्यस्त रखने के लिए बस चलाते रहना चाहता है। अगले दिन कीजू कई दिनों बाद स्कूल लौटता है क्योंकि गैंग हुन ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा था। उसी दिन स्कूल में एक नई लड़की आती है जो किसी दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर आई थी। वो कोई और नहीं बल्कि शिन हेवन होती है, वही अमीर लड़की जिसके लिए ह्यू ने अपने पुराने स्कूल में लड़ाई की थी। लंच ब्रेक में शिन हेवन आकर बोंगसुक और ह्यू के साथ बैठती है। वो बहुत जल्दी उनकी दोस्त बन जाती है। तभी एक व्लॉगर स्टूडेंट उनके पास आता है और कीजू और गैंग हुन के बीच चल रहे तनाव के बारे में बताता है। इसी दौरान कीजू अपना बचा हुआ खाना उठाकर गैंग हुन की प्लेट में फेंक देता है। फिर वो गैंग हुन के चश्मे भी उसकी प्लेट में डाल देता है ताकि उसका अपमान हो। कीजू उससे कहता है कि वो उससे डरता नहीं है और उसे पता है कि गैंग हुन उस पर पब्लिक में हमला नहीं कर सकता। वो ये भी कहता है कि वो जल्द ही गैंग हुन की सच्चाई सबके सामने लाएगा। इसके बाद बोंगसुक गैंग हुन के चश्मे प्लेट से उठाकर साफ करता है। ह्यू चश्मा गैंग हुन को वापस देती है और उसे समझाती है कि उसने कीजू से लड़ाई न बढ़ाकर अच्छा किया। अगर वो वहां लड़ता तो बात और बिगड़ सकती थी, इसलिए शांत रहना ही सही था। ये सुनकर गैंग हुन खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ह्यू उसके साथ है। वो चश्मा लौटाने के लिए धन्यवाद कहता है और जिम से चला जाता है। NIS में सेक्रेटरी श्री मिन को पक्की खबर देती है कि फ्रैंक को CIA ने सभी रिटायर्ड खास एजेंट्स को मारने के लिए भेजा है। श्री मिन उसे अमेरिकी राजदूत को ऑफिस बुलाने को कहते हैं। उधर जिम में बोंगसुक ह्यू के लिए म्यूजिक बजा रहा होता है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि बोंगसुक फिर हवा में उड़ जाए, ह्यू उस पर अपना वजन डाल देती है। बोंगसुक अपना फोन वही म्यूजिक चालू हालत में छोड़कर क्लास लेने चला जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है और फोन बंद है। वो घबरा जाता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे सख्त मना किया था कि वो कभी फोन बंद ना करे। इसलिए वो जल्दी जल्दी घर की तरफ निकल जाता है ताकि उसकी माँ
परेशान ना हो। रास्ते में बस में उसकी मुलाकात चुआन से होती है और वो उससे कहता है कि जब वो कुछ दिन बस नहीं चला रहा था तो उसे उसकी बहुत याद आई। दूसरी तरफ फ्रैंक को अपने अगले टारगेट को मारने की अनुमति मिल जाती है और वो टारगेट कोई और नहीं बल्कि बोंगसुक की मां मिस लियन है। उधर ग्यांगहुन भी घर पहुंचता है और अपने पिता से मिलता है, जिनके पास भी खास ताकत है, लेकिन वो अभी प्रोबेशन पर हैं और घर से बाहर नहीं जा सकते। इसी बीच जुआन अपनी बेटी के लिए एक नया फोन लाता है। सीन मिस लियन के रेस्टोरेंट में जाता है जहां वो काम में व्यस्त होती है। तभी फ्रैंक वहां आता है और वो पहले हुए कत्लों में दिखे उसके पंखे को देखकर पहचान लेती है कि यही कातिल है। वो तुरंत बोंगसुक को मैसेज करती है कि कुछ समय तक घर ना आए और फिर फ्रैंक के लिए खाना बनाने लगती है, लेकिन बोंगसुक का फोन बंद होता है, इसलिए उसे मैसेज नहीं मिलता और वो सीधे रेस्टोरेंट में घुस जाता है। मिस लियन दिखावे के लिए उसे एक आम ग्राहक की तरह टेबल पर बिठा देती है और खाना लाने की बात कहकर जाती है, लेकिन असल में वो अपनी बंदूक निकालकर उसे अपनी एप्रन के पीछे छुपा लेती है। इस बीच फ्रैंक बोंगसुक से उसके स्कूल के बारे में बातें कर रहा होता है। उधर CIA का अमेरिकी राजदूत श्री मिन के ऑफिस पहुंचता है। पहले वो अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन श्री मिन उसे पुख्ता सबूत दिखाते हैं कि हाल ही में मरे खास लोग CIA की वजह से मरे हैं। इसके बाद राजदूत मान लेता है कि उन्होंने सच में एक एजेंट भेजा है। श्री मिन उसे चेतावनी देते हैं कि वो उस एजेंट को तुरंत रुकने का आदेश दे, वरना वो चीन को फोन करेंगे और दोनों देश उन पर हमला कर देंगे। इधर फ्रैंक खाना खा चुका होता है और अपना काम शुरू ही करने वाला होता है कि उसे राजदूत का मैसेज आता है कि वो रुक जाए। फ्रैंक बिल चुकाता है और बिना कुछ किए वहां से चला जाता है। इसके बाद मिस लियन बोंगसुक पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसने घर ना आने की बात नहीं मानी। बोंगसुक बताता है कि उसका फोन बंद हो गया था, लेकिन मिस लियन कोई बहाना नहीं सुनती। बोंगसुक उसे उस आदमी यानी फ्रैंक के बारे में बताना चाहता है, लेकिन मिस लियन कुछ नहीं कहती। जब फ्रैंक अपनी वैन में लौट रहा होता है, राजदूत उसे अगला टारगेट भेजता है। दरअसल राजदूत दोहरा खेल खेल रहा होता है। दुर्भाग्य से अगला टारगेट चुआन होता है। फ्रैंक तुरंत यू टर्न लेता है और उसी दौरान वो चुआन की बस से टकराने वाला होता है, लेकिन चुआन समय पर ब्रेक लगा लेता है। वो फ्रैंक को अपने पिता के कातिल के रूप में पहचान लेता है और अपनी बस से उसका पीछा करने लगता है। वो अपनी बस से फ्रैंक की वैन को टक्कर मारता है और उसे रुकने को कहता है, लेकिन फ्रैंक उसे जंगल की तरफ ले जाता है। जब चुआन वहां पहुंचता है तो फ्रैंक अचानक किनारे से आकर अपनी वैन बस में भिड़ा देता है। चुआन एक बैटरी सेल निकालकर उसकी बिजली से फ्रैंक पर आक्रमण करता है। वो बहुत गुस्से में होता है, लेकिन फ्रैंक को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। वो बार बार आक्रमण करता है, लेकिन अंत में खुद ही फ्रैंक के हाथों बहुत पिट जाता है। जब बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो चुआन फ्रैंक के सामने कमजोर बच्चे की तरह हो जाता है। इसके बाद फ्रैंक जुआन की दुकान पर जाता है, लेकिन वहां जुआन नहीं होता। उसे टेबल पर एक ऑर्डर की रसीद मिलती है, जिससे पता चलता है कि जुआन कहीं खाना डिलीवर करने गया है। फ्रैंक तुरंत अपनी वैन लेकर निकलता है। रास्ते में वो जुआन की बाइक को अपनी वैन से टक्कर मार देता है और फिर उसे कई बार रौंद देता है ताकि वो वहीं मर जाए। इसके बाद फ्रैंक जंगल में लौटकर अपने बॉस को मैसेज करता है कि काम पूरा हो गया है। तभी अचानक जुआन वैन के नीचे से बाहर निकल आता है और शीशा तोड़कर फ्रैंक को बाहर खींच लेता है। जुआन के पास तेजी से ठीक होने की ताकत होती है, इसलिए वो इतना सब होने के बाद भी जिंदा रहता है। फिर जुआन वैन में रखी फाइल देखता है जिसमें टारगेट्स की लिस्ट होती है। उस लिस्ट में वही सभी लोग होते हैं जो पहले किसी सीक्रेट एजेंसी में काम कर चुके हैं और जिनके पास खास ताकतें हैं। इधर फ्रैंक होश में आता है और जुआन पर हमला कर देता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। दोनों के घाव तेजी से भर जाते हैं, लेकिन इस बार जुआन फ्रैंक से ज्यादा ताकतवर साबित होता है। वो फ्रैंक के चेहरे पर लगातार मुक्के मारता है। आखिरकार ऐसा लगता है कि इस बार फ्रैंक सच में मर गया है। इसके बाद जुआन सारी फाइलें और फ्रैंक की वैन को आग लगा देता है, जिसमें फ्रैंक का शरीर भी होता है। फिर जुआन अपने रेस्टोरेंट लौटता है और खाना खाने लगता है। उसकी शर्ट पूरी तरह खून से सनी होती है, लेकिन उसके सारे जख्म कुछ ही देर में भर जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक दिखने लगता है। अगली सुबह मिस लियन बोंगसुक को स्कूल के लिए तैयार करती है और उसे एक पावर बैंक भी देती है ताकि जरूरत पड़ने पर वो फोन चार्ज कर सके। वो उससे कहती है कि हर वक्त फोन पर संपर्क में रहे और क्लास के बाद सीधे घर आए। क्लास में जब टीचर पढ़ा चुके होते हैं तब ह्यू बोंगसुक से जिम में मदद करने को कहती है, लेकिन बोंगसुक मना कर देता है क्योंकि उसे जल्दी घर जाना होता है। अब वो अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने लगा होता है क्योंकि एग्जाम भी पास आ रहे होते हैं। ह्यू को अकेले ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है और वो बोंगसुक को फिर तंग नहीं करती। एग्जाम से एक रात पहले ह्यू बोंगसुक को मैसेज करके उसे अगले दिन के लिए शुभकामनाएं देती है। ये देखकर बोंगसुक बहुत खुश हो जाता है। ह्यू उसे खिड़की खोलने को कहती है। बाहर देखने पर वो देखता
है कि ह्यू दूर खड़े होकर उसे हाथ हिला रही है। हमारे लड़के के पास भी अपनी माँ जैसी हाथ ताकतें हैं, इसलिए वो दूर तक साफ देख सकता है और उसके सारे सेंसेस बहुत तेज हैं। ह्यू को वहां अकेले खड़े देखकर बोंगशुक छलांग लगाकर उसके पास पहुंच जाता है। ह्यू कहती है कि जब भी उसे जरूरत पड़ी है बोंगशुक हमेशा उसके साथ रहा है, इसलिए वो आज रात उसे शुभकामनाएं देने आई है, वरना वो उसे परेशान करने नहीं आती। फिर ह्यू पास में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर बोंगशुक की गोद में रख देती है। इसके बाद वो उससे ये कबूल करती है कि वो भी उसे बहुत पसंद करती है। इस रोमांटिक पल को और यादगार बनाने के लिए वहां बर्फ गिरने लगती है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगला दिन स्पोर्ट्स परीक्षा का होता है और सभी बहुत उत्साहित होते हैं। बोंगशुक और गैंग हन बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, जबकि ह्यू हाई जंप की प्रैक्टिस कर रही होती है। हर बार जब वो कूदती है और ऊंचाई मापने वाले मीटर को छूती है तो पकड़ने वाला लोहे का फ्रेम ढीला हो जाता है। आखिरकार जब ह्यू अपनी जिंदगी की सबसे ऊंची छलांग लगाकर लाल निशान को पार कर जाती है तो स्क्रू अपनी जगह से निकल जाते हैं और लोहे का फ्रेम गिरने लगता है। ह्यू ठीक उसी जगह खड़ी होती है और वो भारी फ्रेम उसी पर गिरने वाला होता है। गैंगहन और बोंगशुक ये सब देख रहे होते हैं और दोनों उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। अपने भारी वजन की वजह से बोंगशुक समय पर नहीं पहुंच पाता, लेकिन गैंगहन समय रहते पहुंच जाता है और ह्यू को बड़ी दुर्घटना से बचा लेता है। ये पूरा सीन एक व्लॉगर छात्रा के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। वो और बाकी सभी छात्र गैंगहन की रफ्तार देखकर हैरान रह जाते हैं। छात्रों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि कोई इंसान इतना तेज कैसे हो सकता है। जल्दी वो व्लॉगर छात्रा ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। केसु खुश होता है कि अब गैंगहन सबके सामने आ चुका है। पूरा देश ये वीडियो देखता है। कुछ लोग इसे एथलेटिक्स की कोई खास चाल मानते हैं तो कुछ लोग इसे नकली समझते हैं। सेक्रेटरी मिस्टर मिन को इस वीडियो के बारे में बताती है। मिस्टर मिन गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि ये वीडियो उनका पूरा प्रोजेक्ट लोगों के सामने उजागर कर सकता है। उधर जुआन और मिस लियन ने भी गैंगहन और बोंगशुक का ये वीडियो देख लिया होता है। बोंगशुक दुखी होता है क्योंकि वो ह्यू की मदद नहीं कर पाया। अब वो हवा में उड़ने की प्रैक्टिस करने लगता है क्योंकि वो दोबारा कभी असफल नहीं होना चाहता। जब उसकी माँ उसे कमरे में देखने आती है तो वो उसे वहां नहीं मिलता। खिड़की खुली होती है, इसलिए बोंगशुक बाहर ही होता है। उसकी माँ बाहर जाती है और देखती है कि बोंगशुक अपनी ताकत की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन बार बार जमीन पर गिर पड़ रहा है। अपनी माँ को देखकर वो फिर से जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि वो बाहर क्या कर रहा है, तो बोंगशुक कहता है कि वो हवा में उड़ना चाहता है। वो ह्यू को बचाना चाहता था लेकिन नहीं बचा पाया और इसके लिए वो अपनी माँ को जिम्मेदार मानता है, जिसने उसे जमीन से बांध रखा है। उसे लगता है कि वो हमेशा रस्सियों से बंधा हुआ है। अब वो आजाद होना चाहता है और आसमान को छूना चाहता है। ये सुनकर मिस लियन रोने लगती है और कहती है कि वो अपने पिता जैसा बनना चाहता है। ये पहली बार होता है जब वो बोंगशुक के पिता के बारे में बात करती है। उसके पिता में भी बोंगशुक की तरह हवा में उड़ने की क्षमता थी, लेकिन आखिर में उस क्षमता से उसे कोई फायदा नहीं हुआ। मिस लियन उसके पिता की कहानी सुनाते हुए रोने लगती है। तब बोंगशुक को याद आता है कि आसमान में उड़ना कोई सपना नहीं था, बल्कि उसके बचपन की याद थी। कुछ साल पहले वो अपने पिता के साथ आसमान में उड़ता था। हम बोंगशुक के पिता को देखते हैं, जिनका नाम किम डुइक होता है। वो अकेले एक हवाई जहाज के साथ हवा में उड़ रहा होता है। वो हवाई जहाज के कॉकपिट तक पहुंचता है और पायलटों को बताने की कोशिश करता है कि प्लेन में बम है, इसलिए उन्हें तुरंत लैंड कराना चाहिए, लेकिन पायलट उसकी बात नहीं समझ पाते। अचानक अंदर से धमाका हो जाता है और पूरा विमान आग की चपेट में आ जाता है। ये देखकर किम डुइक बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उस बम की वजह से प्लेन में मौजूद बहुत से लोगों की जान चली जाती है। किम डुइक नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस में एक पायनियर एजेंट के रूप में काम करता था, जिसके पास खास ताकतें थी। मिस लियन भी वहीं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काम करती थी। एक दिन बॉस मिस्टर मिन लियन को बुलाकर उसे एक नया मिशन सौंपते हैं। वो अपने पिछले मिशन में असफल रही थी, जहां उसकी टीम एक इवेंट में एक गद्दार को ढूंढ रही थी। वहां मिस लियन ने बहुत अच्छा गाना गाया था, लेकिन जब गद्दार को ढूंढने के लिए उसकी टीम ने वहां मौजूद बेगुनाह लोगों पर गोलियां चलानी शुरू की, तब मिस लियन ने अपने टीम इंचार्ज के आदेश के खिलाफ जाकर काम किया। उसे धुएं वाला ग्रेनेड फोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने ऐसा ग्रेनेड फोड़ा जिससे तेज आवाज वाली तरंगे निकलती हैं। उन तरंगों से उसकी टीम का ध्यान भटक गया। फिर उसने दरवाजे के लॉक पर चिल्लाकर उसे खुलवाया और लोगों को वहां से भागने का इशारा किया। इस तरह से वो दिल से एक अच्छी इंसान थी जो अच्छे काम के लिए अपने अफसरों के आदेश के खिलाफ भी जा सकती थी। मीन्स आईकीएस में मिस्टर मिन जानते
जानते थे कि मिस लियन के पास खास ताकतें हैं। उसकी सेंसेस बहुत तेज थी और वो अपने डिपार्टमेंट की सबसे कम उम्र की ग्रेजुएट थी। वो जल्दी ही किसी भी हालात में ढल जाती थी। फिर भी वो गद्दार वाले मिशन में असफल रही थी, इसलिए मिस्टर मिन उसे एक और मौका देना चाहते थे। इस बार उसका काम था एजेंट किम ड्विक के करीब जाना। उसकी ड्यूटी थी कि वो उसे अपने प्यार में फंसाए और फिर उससे कुछ गुप्त जानकारियां निकाले। अगले दिन से ही मिस लियन डिपार्टमेंट में बार बार किम ड्विक के रास्ते से गुजरने लगी। जब भी किम ड्विक बिल्डिंग में आता, गेट पर तैनात गार्ड उसे फोन करता और वो तुरंत कुछ फाइलें लेकर लिफ्ट के पास पहुंच जाती। कभी वो कॉफी मशीन के पास खड़ी होकर अपने टारगेट किम ड्विक का इंतजार करती। किम ड्विक ने भी उसे नोटिस करना शुरू कर दिया। उसने कई बार मिस लियन और उसकी कार को पार्किंग में देखा था। एक दिन जब मिस लियन कॉफी मशीन के पास किम ड्विक का इंतजार कर रही होती है तो वो सच में वहां आ जाता है। वो उसकी तरफ आकर्षित लगता है। वहां दोनों पहली बार एक दूसरे को ठीक से मिलते हैं और साथ में कॉफी पीते हैं। इसके बाद हर बार जब मिस लियन फाइलें लेकर जाती तो किम ड्विक उसका भार उठाने में मदद करता और उसे उसके वर्क स्टेशन तक छोड़ने आता। वो दोनों साथ में कॉफी भी पीने लगते हैं। एक दिन किम ड्विक उसे बता देता है कि उसे पहले से ही पता था कि वो उस पर नजर रख रही थी। मिस लियन हमेशा वही एक ही जैसी फाइलें लेकर आती थी, जिससे किम ड्विक को शक हो गया था। फिर भी वो सामान्य बना रहा क्योंकि वो सच में उसकी ओर आकर्षित था। अब मिस लियन का मिशन असफल हो चुका था और उसे अपने बॉस की डांट का सामना करना पड़ता। लेकिन किम ड्विक उसे डिनर पर ले जाता है ताकि उसका मन बदला जा सके। वो दोनों रेस्टोरेंट में एक बड़ा सा डोनट साथ में खाते हैं। अगले दिन मिस लियन फिर किम ड्विक से कॉफी मशीन के पास मिलती है। वो उसे बताती है कि उसके मिशन में सबसे मुश्किल चीज ये कॉफी थी, जिसे वो पसंद नहीं करती थी। फिर भी किम ड्विक के लिए उसे बार बार पीना पड़ता था। वो उसे बताती है कि अब वो मिस्टर मिन को जाकर कहेगी कि वो अपने मिशन में असफल हो गई है, लेकिन किम ड्विक उसे रोक देता है। वो चाहता है कि सब कुछ यूं ही चलता रहे। किम ड्विक बताता है कि वो मिस लियन को डिपार्टमेंट में मिलने से पहले से जानता था। उसने उसे उस गद्दार वाले मिशन में देखा था जब मिस लियन ने बेगुनाह लोगों की जान बचाने में मदद की थी। वो बाहर खिड़की से उस पर बंदूक ताने खड़ा था। वो भी उन बेगुनाह लोगों को बचाना चाहता था जो मिस लियन ने कर दिखाया। शायद यही वजह थी कि किम ड्विक को उससे प्यार हो गया था। अब वो चाहता है कि मिस लियन उसी तरह उसकी जासूसी करती रहे ताकि वो मिस्टर मिन को वही जानकारी दे सके जो वो चाहता है। इससे मिस लियन को भी अपने बॉस के सख्त व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगले दिन मिस्टर मिन मिस लियोन को बुलाते हैं। जब वो उनसे मिलने जाती है तो वो वहाँ कुछ गुप्त कैसेट देखती है जिनके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता। मिस्टर मिन उससे मिशन की प्रगति के बारे में पूछते हैं। मिस लियोन बताती है कि वो किम ड्विक के काफी करीब आ चुकी है, लेकिन अभी तक उसे कोई बड़ा रहस्य नहीं मिला है। तब मिस्टर मिन उसे अपना काम जारी रखने और जल्दी से वो जानकारी निकालने को कहते हैं जो वो चाहते हैं। असल में मिस्टर मिन खुद भी नहीं जानते कि उन्हें किस तरह का रहस्य चाहिए। बस वो इतना जानते हैं कि किम ड्विक अपने काम में बहुत अच्छा है और वे इसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। मिस लियोन सारी बात सुनकर बाहर चली जाती है। वो सेक्रेटरी मिस्टर मैन को उसके कपड़े पहनने का तरीके और कॉफी बनाने के तरीके के बारे में कुछ सलाह देती है। सेक्रेटरी उसकी सलाह के लिए बहुत आभारी होती है। उस रात जब मिस लियोन देर तक अपने दफ्तर में अकेले काम कर रही होती है तो उसे कुछ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। जब वो खिड़की के बाहर देखती है तो किम ड्विक 5वीं मंजिल की ऊंचाई पर हवा में खड़ा होता है। पहले तो मिस लियोन ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो वहाँ हवा में कैसे खड़ा है। वो जल्दी से दरवाजा खोलती है और उसे अंदर आने देती है। किम ड्विक उसके लिए कुछ डोनट लेकर आया होता है। वो उसे बताता है कि यही उसका रहस्य है कि वो हवा में उड़ सकता है। इसके बाद वो खाना उसे देता है और खिड़की से बाहर चला जाता है। मिस लियोन अपने डेस्क पर बैठकर खाना खाती है। उसके पास भी एक खास क्षमता होती है। उसकी नजर बहुत तेज होती है और वो बहुत दूर की चीजें भी साफ देख सकती है। वो अपने चश्मे उतारकर देखती है कि किम ड्विक एक ऊंचे टावर पर बैठा अपना खाना खा रहा है। इसके बाद हम किम ड्विक को शूटिंग प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। वो शरीर के ऐसे निशाने पर गोली मारता है जिससे दुश्मन कुछ देर के लिए लकवाग्रस्त हो जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं जाती। वो एक ही जगह पर कई गोलियां बिना चूके लगा देता है। उस समय जुआन उसका सहायक होता है और किम ड्विक की इतनी सटीक निशानेबाजी देखकर बहुत हैरान रह जाता है। रात में किम ड्विक मिस लियोन से मिलने जाता है, लेकिन वो अपने काम में व्यस्त होती है, इसलिए किम ड्विक वहां काफी देर तक इंतजार करता है। इंतजार करते करते किम ड्विक की दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है और मिस लियोन उसे महसूस कर लेती है। तब वो किम ड्विक को अपना राज बताती है कि वो आम लोगों से ज्यादा बेहतर चीजें महसूस कर सकती है। जैसे वो इस समय किम ड्विक की एक बिल्कुल सही दिल की धड़कन जान सकती है और उसे नकल भी कर सकती है। ये सब एक बहुत ही रोमांटिक पल बना देता है और दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करते हैं। ज्यादा भावनाओं के कारण किम ड्विक मिस लियोन को किस करते हुए हवा में तैरने लगता है। इसके बाद वे दोनों अपने शहर के खूबसूरत मौसम में बाहर घूमने जाते हैं और खुशी खुशी बातें करते हैं। अगले दिन फिर से मिस्टर मिन मिस लियोन को बुलाते हैं और उससे उसके मिशन की रिपोर्ट मांगते हैं। इस बार मिस लियोन को किम ड्विक के राज के बारे में पता होता है, लेकिन वो मिस्टर मिन से कहती है कि उसे अभी तक कुछ पता नहीं चला है।
हैरानी की बात यह है कि ये सुनकर मिस्टर मिन उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करते, बस इतना कहते हैं कि उसका मिशन पूरा हो गया है, अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। असल में मिस्टर मिन पहले ही किम डुइक का राज जान चुके होते हैं। वो उस गद्दार की मिशन की नाकामी वाले हादसे के बाद से कई तरीकों से किम डुइक पर नजर रखे हुए थे। उन्हें पता था कि उस मिशन में किम डुइक और मिस लियोन ने उसके आदेशों के खिलाफ काम किया था। उसके नजरिए में इंसानियत की कोई कीमत नहीं जब बात मिशन पूरा करने की आती है। एक गद्दार को मारने के लिए कई मासूम लोगों की मौत उसके लिए कोई बड़ा बलिदान नहीं है। इसलिए वो जानता है कि मिस लियोन उसे झूठ बोल रही है और असल में वो भी किम डुइक का राज जानती है। जब सेक्रेटरी मिस्टर मिन को कॉफी देकर उसके ऑफिस से बाहर जाती है, तब मिस्टर मिन मिस लियोन के झूठ के बारे में उससे सीनियर एक दूसरे एजेंट से बात कर रहे होते हैं। सेक्रेटरी ये बात सुन लेती है और फोन पर मिस लियोन को बता देती है कि मिस्टर मिन उसके झूठ के बारे में जान गए हैं। वो ये एहसान इसलिए करती क्योंकि पहले मिस लियोन ने उसे उसकी ड्रेसिंग के बारे में सलाह दी थी। ये सुनकर मिस लियोन अपने आसपास छिपे कैमरों की जांच करती है और उसे अपने वर्क स्टेशन के सामने एक कैमरा मिल जाता है। साथ ही कॉफी मशीन में भी एक कैमरा होता है जहां वो और किम डुइक अक्सर बात किया करते थे। अब मिस्टर मिन मिस लियोन को फोन करके उसे अपने बॉस से सच छुपाने के लिए डांटते हैं। इससे एजेंसी में उसकी इमेज और उसका करियर और ज्यादा खराब हो जाता है। उसी रात किम डुइक मिस लियोन से मिलने आता है, लेकिन वो उसके पास नहीं जा पाता क्योंकि ऐसा करने पर वो पकड़ा जाएगा। वो उसे ऐसे देखता है जैसे वो बहुत दूर कहीं जा रहा हो। अगले दिन डिपार्टमेंट में खबर आती है कि नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति की मौत हो गई है। जल्दी ये खबर पूरे देश में फैल जाती है। अखबारों में लिखा जाता है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। लेकिन मिस्टर मिन कुछ ऐसा जानते हैं जो आम लोगों को नहीं पता। वो अपने एजेंट पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने फिर से उसके आदेशों का पालन नहीं किया है। वो शक करता है कि हत्या किम डुइक ने की है और अब वो कहीं गायब हो गया है। इसी वजह से मिस्टर मिन कुछ एजेंट्स को मिस लियोन पर नजर रखने और पूरे देश में किम डुइक को ढूंढने के लिए लगा देता है। कुछ दिन बाद जब मिस लियोन अपने घर पर होती है और बाहर तेज बारिश हो रही होती है, तभी किम डुइक खिड़की से अंदर आता है। वो कई दिनों बाद वापस आता है। उसे देखकर मिस लियोन भावुक हो जाती है और सीधे उसे गले लगा लेती है, लेकिन उस पर नजर रखी जा रही होती है और कई राइफलों के निशाने सीधे किम डुइक की पीठ पर होते हैं। अचानक दूसरे एजेंट भी वहां पहुंच जाते हैं और किम डुइक को ही गिरफ्तार करने के लिए सामने आ जाते हैं। कहानी जुआन की जवान दिनों में जाती है, जब वो एक कैसीनो मालिक के लिए काम करता था। एक दिन उसे मालिक का संदेश मिलता है कि एक माफिया गैंग ने उनका कैसीनो अपने कब्जे में कर लिया है। वो बहुत सारे लोगों के साथ है, इसलिए उसे वहां से निकालना मुश्किल हो रहा है। तब जुआन वहां जाता है और अकेले ही उस गैंग के सभी लोगों से लड़ता है। लड़ाई के दौरान वो खुद को चाकू मारकर अपना ब्लैडर दिखाता है ताकि गैंगस्टर को डरा सके। आखिर में वह कैसीनो वापस हासिल कर लेता है। सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं क्योंकि उसने अकेले इतना बड़ा काम कर दिखाया होता है। जब वो वॉशरूम में होता है तो उसके बॉस का असिस्टेंट मिंकी आती है और जुआन के शरीर से लगे चाकू निकालने में उसकी मदद करती है। कुछ दिन बाद जुआन देखता है कि उसका मालिक उसी गैंगस्टर से डील करने जा रहा है और अब वे दोनों मिलकर कैसीनो चलाने वाले हैं। इसी खुशी में पार्टी चल रही होती है और वे जुआन को भी बुलाते हैं, लेकिन जुआन को गुस्सा आता है क्योंकि वो अपने दुश्मन के साथ नहीं जुड़ना चाहता। वो पार्टी छोड़कर बाहर चला जाता है। बाहर उसकी मुलाकात मिंकी से होती है, जो उसे उसके पसंदीदा खाने के लिए एक दूसरे रेस्टोरेंट ले जाता है। वहां वो कैसीनो मालिक को भी बुला लेता है और दिखावा करता है कि वो उनके बीच का झगड़ा खत्म कराना चाहता है। लेकिन असल में मिंकी ने उनके ड्रिंक में कुछ मिला दिया होता है, जिससे जुआन और उसका बॉस दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब जुआन की आंख खुलती है तो वो खुद को और अपने बॉस को कार की सीट से बंधा हुआ पाता है। वहां गैंगस्टर मौजूद होता है जो अपने आदमी के साथ कार को पानी में धकेल रहा होता है। वो कहता है कि जुआन एक राक्षस है, लेकिन उससे भी बड़ा राक्षस मिंकी है क्योंकि उसी ने उन्हें धोखा दिया। वही पहला आदमी था जिसने गैंगस्टर से हाथ मिलाने की बात की थी और वही उन्हें आज यहाँ सौंप कर लाया था। ये कहकर वो कार को पानी में धकेल देता है और गाड़ी पानी में डूब जाती है। पानी के अंदर जुआन अपना अंगूठा तोड़कर हथकड़ी से हाथ आजाद करता है। फिर वो अपनी गर्दन से रस्सी खोलता है और बाहर निकल आता है। वो सीधे कैसीनो जाता है और गैंगस्टर को मार देता है, लेकिन मिंकी उसके सामने गिड़गिड़ाता है। जुआन उस पर थोड़ी दया दिखाता है और बस अपनी हथकड़ी से उसके गाल को फाड़ देता है। वो उसे जिंदा छोड़कर कैसीनो से बाहर चला जाता है। वर्तमान समय में मिस्टर मिन वहां पहुंचता है और मॉन्स्टर के बारे में पूछता है। मिंकी पूरी कहानी जुआन की सुनाता है और फिर मिस्टर मिन को जुआन से मिलाने ले जाता है। इस बीच जुआन अकेले एक मोटल में रह रहा होता है और बहुत कम बाहर निकलता है। वो तभी बाहर जाता है जब होटल का मालिक उससे किराया मांगता है। वो सड़क पर जाकर किसी कार के सामने खड़ा हो जाता है। जब कार उसे टक्कर मारती है तो वो बहुत बुरी तरह घायल होने का नाटक करता है और पुलिस में शिकायत न करने के बदले कार वाले से पैसा ऐंठ लेता है। इसी तरह वो अपना खर्च चलाता है। वहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो रोज होटल के लोगों को कॉफी देने आती है। वो देखता है कि कोई लोग उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करता। एक दिन फिर जब वो पैसे कमाने के लिए सड़क पर जाता है तो उसे फिर एक कार टक्कर मार देती है, लेकिन वो कार वाला रुके बिना भाग जाता है। जुआन उसके पीछे दौड़ता है और कहता है कि वो हिट एंड रन का केस करेगा। तभी वही कॉफी वाली लड़की अपने स्कूटर से वहां आती है और मदद की पेशकश करती है। जुआन कहता है कि उसे मदद नहीं चाहिए, बस पुलिस स्टेशन का रास्ता बता दो क्योंकि उसे दिशा समझ नहीं आती। लड़की रास्ता बता देती है, लेकिन जुआन जल्दी ही फिर भूल जाता है। वो इधर उधर भटकता रहता है और जब रास्ता नहीं मिलता तो सड़क पर रोने लगता है।
किस्मत से वही लड़की फिर वहां से गुजरती है और इस बार वो जुआन को अपने स्कूटर पर बैठा कर ले जाती है। उस लड़की का नाम जी होती है और जुआन अब पूरी तरह उस पर दिल हार बैठता है। अपने कमरे में वापस आकर जुआन कॉफी शॉप में फोन करके कॉफी मंगवाता है। वो शेव करता है और जी का इंतजार करता है, लेकिन इस बार कोई दूसरी लड़की कॉफी लेकर आती है। वो जल्दी से कॉफी पीकर फिर से ऑर्डर करता है। दूसरी बार भी जी नहीं आती। तीसरी बार किस्मत से खुद जी आती है। उसे देखकर जुआन बहुत खुश हो जाता है। वो उसे पैसे देकर अपने पास बैठने और बातें करने के लिए कहता है। जी थोड़ी घबराई होती है, लेकिन वो वहीं रहती है जब तक जुआन कॉफी खत्म नहीं कर लेता। जाते वक्त वो उससे कहता है कि जब भी वो कॉफी मंगवाए वही आए। कॉफी शॉप में जी मालिक को बताती है कि जुआन उस पर पूरी तरह फिदा है और हर बार उसी को बुलाता है। अगले दिन फिर मालिक जी को ही जुआन के पास भेजता है। वे दोनों रोज काफी देर तक बातें करते हैं और साथ में कॉफी पीते हैं। जुआन अपना सारा पैसा कॉफी पर खर्च कर देता है और एक दिन उसके पास कुछ भी नहीं बचता। उसी दिन कुछ गुंडे कमरे में कॉफी मंगवाते हैं। जी उनके पास जाती है, लेकिन वे उसे छेड़ने लगते हैं। जी उनका विरोध करती है। उसी समय जुआन वापस आ जाता है और कमरे से जी की आवाज सुन लेता है। वो पास वाले कमरे की दीवार तोड़ने लगता है क्योंकि गुंडे दरवाजा नहीं खोलते। वो दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है। एक गुंडा उस पर शराब की बोतल फेंकता है। उसके सिर से खून बहने लगता है, लेकिन वो शांति से खड़ा रहता है। फिर वो सबको एक एक करके बुरी तरह पीटता है और उनके शरीर एक कमरे में जमा कर देता है। वो होटल की मालकिन से कहता है कि उस कमरे का दरवाजा बंद कर दे और किसी को इस बारे में ना बताए। होटल की मालकिन जुआन से बहुत डरती है, इसलिए बिना सवाल किए उसकी बात मान लेती है। बाद में जुआन जी को फोन करता है और उसे सावधान रहने को कहता है। उधर गुंडों का पूरा गिरोह जुआन से बदला लेने के लिए होटल पर हमला कर देता है। वे उसे बहुत मारते हैं, लेकिन जुआन भी अकेले 100 से ज्यादा लोगों से लड़ता है, जबकि सबके पास हथियार होते हैं। जब वो एक को गिराता है तभी दूसरा सामने आ जाता है। ये सब मिंकी के लोग होते हैं, जो इस समय मिंकी मिस्टर मिन के साथ होता है। मिंकी मिस्टर मिन को मॉन्स्टर की ताकत दिखाना चाहता है। जब जुआन इमारत से गिरता है और नीचे मिंकी को कार में बैठा देखता है तो वो एक बेसबॉल बैट उठाकर सीधे उसके कार के शीशे पर फेंक देता है, जो उसके चेहरे से बस इंच दूर रुकता है। इसके बाद मिंकी और लोग भेजता है जुआन को मारने के लिए और जुआन संकरी गलियों में भागने लगता है। मिस्टर मिन अपने आदमी किम डुइक से कहता है कि जुआन को अपनी टीम में शामिल कर लो, क्योंकि वो उनके बहुत काम आएगा। इसी दौरान जी इलाज के बाद अस्पताल से लौटती है। उसे पता चलता है कि होटल में जुआन पर कई गुंडों ने हमला किया था। वो घबरा जाती है और तुरंत उसे ढूंढने निकलती है। वो सड़कों पर जुआन को गुंडों से भागते हुए देखती है और उसे अपने स्कूटर पर बैठा लेती है। जुआन पहले मना करता है क्योंकि वो जी को खतरे में नहीं डालना चाहता, लेकिन जी गुंडों से चिल्लाकर कहती है कि वो जुआन की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर जुआन तुरंत पीछे बैठ जाता है और वे दोनों शहर से बाहर निकल जाते हैं। जुआन उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। तभी सामने से एक वैन आकर उनके स्कूटर को जोर से टक्कर मार देती है। जुआन पूरी तरह जी को ढक लेता है ताकि उसे ज्यादा चोट न लगे। फिर वो उठकर वैन का सामना करता है। वैन फिर से उसे टक्कर मारने के लिए बढ़ती है। जुआन दौड़कर उसके आगे के शीशे को तोड़ देता है, फिर स्टीयरिंग घुमा देता है और वैन को पास की खाई में गिरा देता है। उसी समय मिंकी वहां पहुंचता है और जुआन पर बंदूक तान देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि पीछे से किसी की गोली उसके सिर में लगती है। वो किम डुइक होता है, जो हवा में खड़ा होकर सब देख रहा होता है। अब जुआन MI6 में शामिल हो जाता है और किम डुइक के अंडर काम करने लगता है। मिस्टर मिन उसे आदेश देता है कि वो किम डुइक के सभी आदेश माने। बाद में जुआन जी से मिलता है और वे दोनों शादी कर लेते हैं। उनकी बेटी ह्यू पैदा होती है, लेकिन दुर्भाग्य से जी की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। मरते समय उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, क्योंकि वो देखती है कि उसकी बेटी भी अपने पिता की तरह जल्दी घाव भरने की ताकत रखती है। इसके बाद जुआन ह्यू की पूरी जिम्मेदारी लेता है और वे दोनों मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।